हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर सेफी है। अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या अपनी अकाउंटिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, कैसे अकाउंटेंट बनना है, कैसे सीखना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, जो कि हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। हमारे चैनल का नाम है बीइंग अकाउंटेंट, ठीक है। तो इस पे हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे अकाउंटेंट बनना है, उसको क्या नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज चाहिए उससे रिलेटेड हम वीडियो भी करते हैं। तो हम सब दोनों टाइप से वीडियो बनाते हैं कि हम लॉ को लेके भी और देन प्रैक्टिकल भी हम सिखाते हैं कि कैसे करना है। तो हम ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जो कि मैंने आपको नाम बताया बीइंग अकाउंटेंट। बीइंग अकाउंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो है उनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अभी हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टाइप ऑफ टैक्स, और हम जीएसटी को इसमें फर्स्ट उसमें जीएसटी को ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनके नाम से ही हमें पता लगता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब गवर्नमेंट किसी भी पर्सन से डायरेक्ट टैक्स का कलेक्ट करती है। लाइक जैसे कि हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर आपकी इनकम है तो गवर्नमेंट उससे डायरेक्टली कुछ रेट दिए होंगे जिनको स्लैब रेट बोलते हैं, तो उस बेस पर वो अपना टैक्स लगाते हैं। इसमें दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी, और इसमें दो छोटे टैक्सेस और आते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया और कस्टम ड्यूटी हो गया। इसमें अभी ये दो एक्ट हमारे हैं जो कि अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बट इसमें हम जीएसटी को ही लेके क्यों चले, क्योंकि जीएसटी टोटल इनडायरेक्ट इनकम जो गवर्नमेंट की होती है उसका 90% होता है, बाकी 10% में ये काउंट होते हैं। तो इस वजह से हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो जीएसटी होगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी पर्सन से गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है, तो उसको डायरेक्ट टैक्स में कवर करते हैं। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि किसी भी पर्सन से इनडायरेक्ट वे में टैक्स का कलेक्ट करना। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट किसी भी पर्सन से टैक्स कलेक्ट करती है, बट इनडायरेक्ट वे में करती है। जैसे कि अभी जो इनकम, ये हमारा जीएसटी है, ये सेल परचेज के ट्रांजैक्शन पे लगता है। अगर कोई भी सेलर सेल करेगा बायर को, तो उसमें क्या होगा कि वो अपने प्राइस, मतलब जो गुड्स का प्राइस है उसको तो बायर से लेगा ही, और दूसरा उस पर गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज दिया, यानी कि उसको गवर्नमेंट का हिस्सा बोल सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट भी एक अपना हिस्सा उस पर ऐड करा देती है कि आप बायर से परचेज, मतलब जब वो बायर आपसे कुछ भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है तो आप उस गुड्स से अपना प्राइस लो, और उस पर उसने मतलब गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट में अपना रेट फिक्स कर रखे कि इस सर्विस पे इतना परसेंटेज आप इससे और चार्ज कर लेना और उसको मुझे पे कर देना। तो पे कैसा करना है? पे एक सेलर मंथली करता है जीएसटी रिटर्न के थ्रू। जीएसटी रिटर्न होती है जीएसटी पोर्टल पर, जो कि गवर्नमेंट ने अपना गूगल पर एक पोर्टल प्रोवाइड किया जिसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, बट मैं इसके बर्डन के बारे में बात करता हूँ। तो जब इनकम टैक्स आता है ना, तो हमने देखा है कि क्लाइंट्स एग्री नहीं होता टैक्स पे करने के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है कि अब तो मैं कैसे टैक्स बचा नहीं सकता, उस केस में पे कर देता है, ठीक है। और इसमें जो जीएसटी पे करता है, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स देता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। ओनली मैं कंज्यूमर की बात करूँ, बिजनेसमैन को बेनिफिट्स मिल जाते हैं तो वो टैक्स पे नहीं करता, तो टैक्स की जो पेमेंट होगी वो कंज्यूमर के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो उसका मैं आगे आपको कैलकुलेशन में समझा दूंगा कि एक मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप जीएसटी की पेमेंट करते हो, बट वो आपका कोई बर्डन नहीं है, नहीं आपका कोई खर्चा है, वो कंज्यूमर का खर्चा होता है। उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था बर्डन की। जैसा कि मैं यहाँ बात करूँ, अगर एक पर्सन है, इसकी जो सैलरी, मैं सैलरी को लेकर बात करूँगा, इसकी जो सैलरी है ना वो 6 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट इससे बोलती है, और स्लैब रेट दिया है जो 5% की कैटेगरी में ये कवर हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इससे बोलती है भाई इस पर मुझे 5% चाहिएगा। तो 5% कितना होता है? इसका 5% होगा 30,000। तो गवर्नमेंट इससे कितना ले रही है? 30,000 रुपये की टैक्स ले लेगी, जो कि साल में एक बार लिया जाएगा। इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल होगी वो साल में एक बार होती है। बट इधर मैं बात करूँ जीएसटी की, जीएसटी की बहुत सारी रिटर्न्स होती हैं और उसको पर मंथ टैक्स की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बर्डन की बात करता हूँ, यहाँ पर तो इसको मतलब ये इस 30,000 को भी बचाने का सोचता है, इसका दिल दुखता है। इसमें दो रीज़न जो मैं देखता हूँ कि दो रीज़न होते हैं। एक तो साल में एक बार, यानी कि टोटल इनकम होने के बाद में, तो उसके बाद जब गवर्नमेंट लेती है तो क्लाइंट को लगता है एक अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, ठीक है। इसका एक ये मेन रीज़न होता है ना पे करने का, ठीक। अब सेकंड, अब ये दूसरा इसका रीज़न होता है कि इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट कलेक्ट करती है किससे? पर्सन से। तो जब वो पे करता है तो वो भी एक रीज़न होता है कि गवर्नमेंट को मैं क्यों पे करूं, इससे इनकम को मैंने बहुत मेहनत से कमाया, तो इस वजह से भी
यहाँ पर एग्री नहीं होता कौन, पर्सन टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट, बट यहाँ पर पता ही नहीं होती कि ये पे कर रहा है, मतलब मैंने जीएसटी की पेमेंट की है। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जैसे कि आपने, मैं ये बायर हो गया, मेरे इस केस में मैंने इसको बायर रखा है, यहाँ सेलर रखा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, ये बी जो हमारा है बायर, ये अगर किसी भी शॉप पर जाता है, अब बोलता है कोल्ड ड्रिंक परचेज करता है, किसी भी शॉप पर जाकर क्या परचेस करता है, कोल्ड ड्रिंक। तो उसकी, अगर मैं एक आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक की बात करूं, आधा लीटर या जो भी है, आधा लीटर के आसपास ही, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 40 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि इस बोतल की जो वैल्यू है ये 40 रुपये की आती है, जबकि ऐसा नहीं है, वो आती कम की है, बट उसमें कुछ पोर्शन गवर्नमेंट का होता है जो पे करना होता है। तो कुछ में कितना पोर्शन होता है, 40% टैक्स होता है कोल्ड ड्रिंक पर, जो हमें मतलब गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब हम डायरेक्ट तो पे करते नहीं, क्योंकि हमने तो आज तक पे किया नहीं है, तो हमने पे कैसे किया, जब हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो उसमें जो उस कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है प्लस जीएसटी, उन दोनों को मिला के हम 40 रुपये पे करते हैं, और हम किसको दे देते हैं, सेलर को। यानी कि हम कोल्ड ड्रिंक खरीदी हमने 40 रुपये की, अब ये जो सेलर है ये गवर्नमेंट को अपनी मंथली रिटर्न फाइल करेगा, और उसमें जो भी 40% का पोर्शन बायर से लिया है एक कोल्ड ड्रिंक पर, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि पे जब ये करेगा, तो ये सेलर है, सेलर एक कोल्ड ड्रिंक तो सेल करते हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक सेल करता है। यानी कि जैसे ये बायर है ना, ये बहुत सारे होंगे, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 लाख, बहुत सारे बायर्स होंगे, तो सबसे कलेक्ट करेगा, देन गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, कि इससे लेता है और देन गवर्नमेंट को पे करता है। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट हो गया, और यहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट किससे चार्ज करती है, ये डायरेक्ट चार्ज करती है पर्सन से, यानी कि जिसकी इनकम है उससे, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसका बर्डन क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अभी मैं बात करता हूँ कि किस रेट पे कैसा करती है, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि ये कैसा कैसा कलेक्ट करते हैं टैक्स को, इनकम टैक्स कैसा कलेक्ट करेगा और देन जीएसटी कैसा करेगा। देखिए इनकम टैक्स ने स्लैब रेट दिए होते हैं कि किस रेट से करेगा। जैसे कि अभी एक बजट आया है, न्यू बजट फाइनेंशियल 24-25 के लिए एक बजट आया, उसमें स्लैब रेट चेंज कर दिए गए। अब यहाँ पे बोलते हैं अगर आप 3 लाख आपकी इनकम है, तो इनकम का मीन्स यहाँ पर इनकम देता है कि आपने जो टोटल इनकम कमाई है उसमें से माइनस कर दो, कुछ रिबेट्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, ऐसे बहुत टाइप की डिस्काउंट दिए होते हैं, मतलब छूट बोल सकते हैं हम, जो कि एक पर्सन को दिए होते हैं कि आप इस कैटेगरी में छूट ले सकते हैं। बहुत टर्म एंड कंडीशन होती है, सभी हमें देखना होता है। तो उस कैटेगरी में गवर्नमेंट बोलती है कि ये हमने डिस्काउंट दिया, अगर आप इन डिस्काउंट के लिए एप्लीकेबल हो तो आप ये डिस्काउंट लेकर देन जो बचता है उस बैलेंस को बोलते हैं इनकम। मतलब क्या, इंडिविजुअल या पर्सन की, मैं पर्सन नाम लूंगा क्योंकि इसमें सभी होता है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, फर्म हो गई, पार्टनरशिप होगी, ये सभी इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए मैं पर्सन यहाँ बार बार नाम ले रहा हूँ। तो पर्सन से बोलते हैं कि अगर आपकी 3 लाख की इनकम है सारे डिडक्शन करने के बाद में, तो आपको 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देता, इससे ज़्यादा जाते तो आप पे टैक्स रेट स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही टैक्स रेट होगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव क्या बोलते हैं, जितनी आप प्रोग्रेस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। जीएसटी रेट को क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव मतलब कि आप किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आप बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, चाहे आप फकीर भी हो, सॉरी मैं आपको नहीं बोल रहा, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो पर्सन है चाहे वो फकीर है, उसके पास खाने पीने को नहीं है, अगर वो कुछ भी खरीदेगा तो उस पर भी उसको जीएसटी पे करना होगा, इसलिए इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। यहाँ इसके लिए कोई छूट नहीं है, छूट भी दी है कुछ टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दी है, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको छूट मिली है या नहीं मिली है। तो इसमें पेन जो होता है ना इनडायरेक्ट टैक्स में, वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप जीएसटी पे कर रहे हैं। बट जब आप कोई बड़ी चीज़ खरीदते हैं, लाइक आपने मोबाइल खरीदा, एसी खरीदा या इस टाइप की कोई, तो उस केस में आपको पता लग जाता है हाँ मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा जीएसटी पे करना होता है। और जनरली मैंने देखा है सभी सोचते हैं कि अगर मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ तो कैसे मुझे जीएसटी का रिफंड या जीएसटी के पैसे मुझे मिल जाए, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो अभी डिस्कशन नहीं होंगे यहाँ, ठीक है। तो अभी आ जाओ, अब मैं बात यहाँ पर मैंने करा रेट की बात कि कैसे टैक्स लगता है इनकम टैक्स में। अब मैं जीएसटी की बात करता हूँ, जीएसटी में कोई स्लैब रेट नहीं होता यहाँ पे, मतलब क्या होता है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो यहाँ पर गुड्स होगा और सर्विसेज होंगी, गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है सभी गुड्स को, सभी सर्विसेज को, इसके कोड बना दिया जिसको HSN कोड, SAC कोड बोलते हैं, ठीक है।
HSN कोड और SSC, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रेट अपने अलग अलग डिफाइन किया कि किस HSN कोड पर क्या रेट होगा। अभी जैसे मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड का एक HSN कोड होगा। अब देखो डायमंड तो एक बहुत महंगा आइटम होता है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि भाई प्रोग्रेसिव उस कैटेगरी में, मतलब उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रोग्रेसिव वाला, कि जितना ज़्यादा मालदार होगा उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा इनडायरेक्ट में है नहीं। तो अभी जैसे मैं GST में डायमंड की बात करता, डायमंड एक महंगा आइटम है, सभी जानते हैं, बट इस पर GST रेट कितना होता है 1.5%, जो कि इस बजट में बढ़ाया गया है। पहले इस पर 0.25% था, बट इसको बढ़ाकर, मतलब ये अभी बजट आया फाइनेंशियल 24-25 का, तो इसमें बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसमें कर दिया गया है 1.5% GST रेट। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आटा। आटा तो एक बेसिक नीड्स होती है सभी की, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, आटे की बेसिक नीड्स होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई भी आटा खरीदेगा उसको 5% का टैक्स, मतलब GST पे करना पड़ेगा। GST पे किसको? सेलर को। सेलर करेगा गवर्नमेंट को, इसलिए इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आटा, बट इसमें भी छूट दी गई है, वो इनडायरेक्ट वे में इसको छूट दी गई है। छूट कैसे? कि अगर आप ब्रांडेड आटा खरीदते हैं तो 5% का, अगर आप विदाउट पैकिंग, या कि उस आटे की पैकिंग नहीं है, जस्ट उसको चक्की में निकाला, देन उसको एक कट्टे में भर के बेच रहे हैं, कट्टे में मतलब उसमें से निकाल के खुला हुआ आटा जिसको बोलते हैं बेचना, तो उस केस में उस गवर्नमेंट ने उस गुड्स को एग्जेम्प्ट किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम गवर्नमेंट ने दिए हैं, ठीक है। बट अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेडीमेड गारमेंट्स की, यानी कि कपड़े की मैं बात करता हूँ। तो वहाँ पर तो आटे में तो छूट दी है। अब मैं बात करूँ गारमेंट्स की, इसमें क्या बोला, अगर आप 1000 का कपड़ा खरीदते हो, यानी कि 1000 तक का कपड़ा खरीदते हो तो 5% का रेट पे करो, इससे ज़्यादा का करते हो तो 12% का। देखो यहाँ पर तो घटा दिया, कंडीशन देखें, यहाँ पर किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर दिया गया और यहाँ पर बढ़ा दिया गया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन दी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैं मोबाइल की बात करूँ, जैसे मोबाइल पर 18% का रेट है, यहाँ बढ़ा दिया मोबाइल पर। और मैं बात करता हूँ AC की बात करता हूँ, 28% का रेट है, उसको कुछ लग्जरी आइटम में काउंट किया गया है, मतलब गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है रेट को भी कि किस कैटेगरी में क्या रेट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर हमें 18% प्लस, सॉरी ये 18 नहीं, 28%, 28 कोल्ड ड्रिंक लग्जरी में आता है, तो 28% प्लस GST, यानी कि 40% का आपसे टैक्स लिया जाता है एक कोल्ड ड्रिंक पर, जो आप 40 की खरीदते हो। तो अगर उसमें से 40% है तो उसकी वैल्यू माइनस कर दें तो आपको कितने की कोल्ड ड्रिंक पड़ेगी, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कोल्ड ड्रिंक इतनी महंगी नहीं है जितना आप टैक्स देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ GST में कितने एक्ट होते हैं। देखिए, कोई भी अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी या कोई भी रूल लाएगी तो उसको एक्ट के थ्रू लाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जैसा कि इनकम टैक्स बनाया है, GST एक्ट बनाया, तो GST में भी बहुत सारे एक्ट बनाए, ऐसा नहीं है ओनली GST है। तो जैसे GST एक्ट की बात करूं मैं, CGST एक्ट होता है, SGST एक्ट होता है, UTGST मीन्स, मतलब अभी मैं इसका बताता हूँ, और एक IGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ये कॉमन एक्ट होता है। ये क्या होता है? कॉमन एक्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक ही एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने और ये सभी स्टेट पे एप्लीकेबल है। अब दूसरा आता है इसमें SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जितनी भी हमारी ये स्टेट में काउंट होगी उतने ही एक्ट होंगे। जैसे यूपी का एक अलग एक्ट होगा, दिल्ली का अलग एक्ट होगा, और हरियाणा का एक अलग एक्ट होगा, मतलब GST इनके सबके अलग अलग हैं, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पर स्टेट है उतना ही यहाँ पर एक्ट हैं। अब मैं बात करता हूँ UTGST, यानी यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो जितनी भी हमारे इंडिया में यूनियन टेरेटरीज होंगी उतने ही एक्ट होंगे इन यूनियन टेरेटरीज के लिए, अलग अलग सबके लिए, ठीक है। और यहाँ पे IGST को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। इसका भी एक होता है, इसको भी हम आगे समझाएंगे। बट इसमें क्या होता है, हमारा जो मेन लॉ होता है वो होता है CGST एक्ट। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये मेन लॉ है, और हम जो आगे पढ़ाएंगे आपको वीडियोस में बताएंगे, लॉ का रेफरेंस लेंगे वो CGST एक्ट का ही लेंगे। तो इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो CGST एक्ट बना ये कॉमन होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कॉमन होता है, और लगभग 80 to 90% ये सभी स्टेट के एक्ट से मैच होता है। यानी कि इसमें जो सभी जो स्टेट होती है, अब जैसा मैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी की बात करूं, सभी की सिचुएशन अलग होती है, तो उसमें एक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस आए जाते हैं, जिसकी वजह से हर स्टेट ने अपना एक्ट अलग बनाया है। यानी कि यूपी ने अलग एक्ट बनाया है, दिल्ली ने अलग एक्ट बनाया है अपनी स्टेट के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हैं। बट 80 to 90% वो CGST से मैच होते हैं। तो मेन हमारा होता है CGST एक्ट। अब इसमें हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ GST, मतलब ये कैसे काम करता है, उस चीज़ को मैं थोड़ा समझाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए, आप अगर मतलब आप उस
इसको आसानी से समझ सकते हैं जीएसटी को, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है और मैंने यहाँ पर आपको मतलब समझाया कि किसको कैसे क्या करना होगा, कितना टैक्स किसको पे करना होगा, बर्डन किसको पे करना होगा, यहाँ पे हम सभी डिस्कशन करेंगे। तो आपको बस यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे आता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एक किसान जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है और उसने उस पर टमाटर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब टमाटर को उगाया उस ज़मीन पर जो कि एग्रीकल्चर लैंड है। तो उसने उगाने के बाद क्या करा, एक केचप कंपनी है फैक्ट्री, उसको भेज दिया। यानी कि फैक्ट्री जाती है किसान के पास में, बोलती है मैं केचप कंपनी हूँ, मुझे आपके टमाटर चाहिए, आप कितने का दोगे। तो किसान उसके जो प्राइस रखता है, हमारे एग्जाम्पल में है ये, और ना यहाँ रेट फिक्स है। ऐसा नहीं है कि टमाटर पे क्या रेट है, इस पर क्या रेट है, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए रेट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसान बोलता है भाई मैं अपने जो ये टमाटर हैं 1000 रुपये के दूंगा। फैक्ट्री बोलता है ठीक है, हम 1000 रुपये के इनका टमाटर लेंगे, ठीक है 1000। बट गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई मेरा जीएसटी तो ले लो। अब जीएसटी कौन लेगा, सेलर लेगा, बायर था। यहाँ सेलर कौन है, किसान। बायर कौन है, फैक्ट्री। तो अब वो बोला भाई टैक्स तो ले लो इससे। अब किसान बोलता है फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री ओनर था कि भाई मुझे गवर्नमेंट ने बोला है टैक्स लेना है। तो फैक्ट्री बोलती है भाई क्या परसेंट रेट के लिए बोला है गवर्नमेंट ने, यानी कि एक्ट में जो डिफाइन किया है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे क्या रेट दिया है, 0%। 0% हमारे एग्जाम्पल में दिया है। और जनरली होता भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर 0 रेट ही होता है, मतलब एग्जाम्प्ट होती है, 0 रेट नहीं एग्जाम्प्ट होती है। तो बोला भाई यहाँ 0 रेट है, तो गवर्नमेंट ने बोला तो इस 0% इसकी कैलकुलेशन करूँ, आपका प्राइस बनता है इसका 1000 रुपये, क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है एज ए जीएसटी, तो बस मैं आपको 1000 दूंगा। अब फैक्ट्री ने कितना पे किया, 1000 रुपये। अब एग्रीकल्चर मतलब किसान को पे कर दिया। अब दूसरा आता है फैक्ट्री ने उस प्रोडक्ट को तैयार किया, देन उसकी केचप बनाई। केचप बनाने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा, एक फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगी, तो अब वो बोलती है कि अब मैं जो इसको सेल करूँगी, मतलब इसने इसको सेल किया कि मैं इसको 1500 पे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 1500 पर सेल करूँगी, क्योंकि इसमें मेरी कॉस्ट आई है इसको बनाने के लिए। 1500 रुपये लिया। और देन उसने डिस्ट्रीब्यूटर से बोला 1 मिनट, अभी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है जीएसटी, जिसमें बोला है कि मेरी भी हिस्सेदारी, जो भी आप सेल करोगे उसमें मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब हिस्सेदारी कितनी, वो भी एक्ट में डिफाइन किया है। अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल बेस पे लेता हूँ कि 18% केचप का टैक्स रेट है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अब जो ये 1500 है प्लस आपको इसका 18% और देना पड़ेगा, जो कि मैं आपसे तो लूँगा बट गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, वो जीएसटी है, मेरी इनकम नहीं है। मतलब एक फैक्ट्री ने बोला कि मेरी इनकम नहीं है, वो मैं आपसे तो लूँगा बट इनडायरेक्ट वे में मैं गवर्नमेंट को ही पे कर रहा हूँ। यानी कि इनडायरेक्ट वे में जो बायर है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। कितना, और मतलब इसका 18%, जो भी उसने माल खरीदा है इसका 18 कितना आता है, 18 आता है 270 रुपये बनते हैं। कितने, 1500, समझे आप, 270 रुपये 1500 पर बनते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया है। 1500 प्लस 270 ये पे किया है, ये किया है जीएसटी का, जीएसटी, और ये किया है क्या का प्राइस, जो गुड्स की प्राइस थी, यानी कि जो केचप का प्राइस था वो पे किया है। अब इसने कितने पे कर दिए, फैक्ट्री ओनर के पास कितना पैसा है डिस्ट्रीब्यूटर से, 1770 रुपये। क्या ये टोटल फैक्ट्री की इनकम है, यानी कि उस गुड्स का प्राइस है, नहीं, उस गुड्स का प्राइस है जो कि एक फैक्ट्री ओनर के पास रहेगा 1500 रुपये। तो बाकी 270 कहाँ जाने, 270 ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। उसका हम अगले एग्जांपल में आपको समझाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने वो गुड्स खरीदा कितना, 1170 का, बट डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि इसमें मेरे भी खर्चा आए हैं, जैसे कि मैंने इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गया, लेबर एक्सपेंस हो गया, इस टाइप के मेरे काफ़ी एक्सपेंस है, तो इसको मैं अब 2000 रुपये में सेल करूँगा। अब 2000 रुपये किससे लेगा, रिटेलर से, यानी कि ये जो छोटे छोटे स्टोर होते हैं, दुकान होती है, ये अपनी केचप को वहाँ भेजेगा और उनसे पैसा लेगा कि अब मुझे 2000 रुपये दो। फिर बोलता है 1 मिनट, गवर्नमेंट ने एक्ट में लिखा है कि जब मतलब कोई भी सेल करोगे तब मुझे क्या लेना है, जीएसटी लेना है। तो सेल तो डिस्ट्रीब्यूटर भी कर रहा है, किसको कर रहा है, रिटेलर को, वो भी तो सेल है ना, तो उस पर भी वो चार्ज करेगा कितना, वो कहेगा भाई जो मेरा प्राइस है ना, यानी कि 2000, उस पर 18% गवर्नमेंट मुझसे लेगी, जो कि मेरी इनकम नहीं है, गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो अब इसने क्या करा, 2000 प्लस कितना लेगा, ये 360 रुपये अपने इसने एज ए जीएसटी ले लिए, जो कि इसको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। अब रिटेलर तो वो भी एक बिजनेसमैन है, वो भी अपना गुड्स बेचेगा, किसको बेचेगा, कंज्यूमर्स को। किसको बेच रहा है, कंज्यूमर्स को। तो अब ये क्या बोलता है, देखो अब जो ये गुड्स है, मतलब खर्चा तो उसका भी आ रहा है भाई, एक मतलब जिसकी शॉप है, रिटेल शॉपर, स्टोर वाला,
तो उसकी भी अपनी कॉस्ट होती है। उसने अपने स्टोर में जगह हो गई, अब कुछ बंदे भी रख रखे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, काफ़ी एक्सपेंस होते हैं। तो वही बोलता अब इसको मैं 2500 रुपये में बेचूंगा। अब 2500 में तो बेचूंगा, फिर वही एक कंडीशन आ जाती है, सेल तो ये भी है, मतलब रिटेलर जो होता है वो सेल तो कंज्यूमर को कर रहा है, बट सेल तो कर रहा है ना। तो वो बोलता है भाई अब इस पर मैं भी टैक्स लूँगा। कितना टैक्स लेना है आपको? इसको लेना है 450 रुपये। अब ये क्या करेगा, 2500 प्लस 450 रुपये, 450 टैक्स के, ठीक है। अब देख रहे हो कितने टाइम टैक्स पे हुआ है, ये भी टैक्स पे किया, ये भी टैक्स पे, ये भी टैक्स पे किया गया है। यहाँ पर 270 रुपये भी टैक्स पे किया गया, तो 3 बार में टैक्स पे किया। तो आप कह रहे हो एक ही गुड्स पे इतने टाइम टैक्स पे किया गया है, गवर्नमेंट के तो मजे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को जो टोटल टैक्स मिला है वो 450 मिला है, समझ रहे? मतलब ये 2500 का तो गुड्स है, तो ये भी गुड्स कैसे बढ़ता है, इतनी लंबी चेन होगी उतना ही गुड्स महंगा होगा, ये हमेशा याद रखना। अब जैसा कि यहाँ पे 500 रुपये तो इनने अपनी मेहनत के लिए हैं, ठीक है। अब ये आगे इसको बेचने के लिए इस चैन को कनेक्ट किया, तो ये 500 ये बढ़ा रहा है, 500 ये बढ़ा रहा है, तो 500 जो बढ़ रहे हैं ना, ये चैन की वजह से बढ़ रहे हैं। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा है, रिटेलर भी कमा रहा है, फैक्ट्री भी कमा रही है, वो किसान भी कमा रहा है, ठीक है। इस वजह से ये पैसे बढ़ते चले गए। बट गवर्नमेंट चाहे 270 ले, 360 ले, 450 ले, एक ही प्रोडक्ट पे जब भी वो बिकेगा, बट उसके पास जो टोटल आएगा 450 रुपये आएंगे, वो भी किससे आएंगे? कंज्यूमर से, ठीक है। अब यहाँ पर चैन हो जाती है ब्रेक, मतलब जब से ये क्या हो रहा है, इसने इसको सेल किया, इसने इसको सेल किया, इसने इसको सेल किया, बट यहाँ चैन ब्रेक हो चुकी है। और यहाँ पर ये किसी को सेल नहीं करेगा, यानी कि कंज्यूमर किसी को गुड्स सेल नहीं करेगा, वो उसको कंज्यूम करेगा, उसका यूज करेगा गुड्स का। तो अब इसके लिए क्या कर रहा है, तो क्या अब जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसने 2500 प्लस 450 पे किए एक रिटेलर ने, मतलब कंज्यूमर ने रिटेलर को, तो इसमें 2500 तो इसकी इनकम है, 450 ये गवर्नमेंट को पे करेगा, यानी कि तो पूरे कमा रहा है। बट इसके लिए जीएसटी, ये जीएसटी जो पे किया है ना, ये कंज्यूमर के लिए कॉस्ट है, यानी कि 2500 प्लस 450 2950 रुपये कंज्यूमर की कॉस्ट है। और जबकि इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट रिटेलर की 2500, और इसके लिए 2000, और इसके लिए 1500, इसके लिए 1000। बट इसके केस में अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो इसकी ये पूरी कॉस्ट होगी कंज्यूमर की, ठीक है। तो अब यहाँ कंज्यूमर की मतलब कॉस्ट जो ये 2950 रुपये, इसमें कोई जीएसटी उसका ब्रेकअप नहीं होगा, टोटल जो पे करना कंज्यूमर को ही करना है, ठीक है। अब ये होगा। अब हम तीसरी बात करते हैं कि अब जो हम बात करें, बाबा सेलर गवर्नमेंट को पे करेगा, मतलब बायर से लेगा गवर्नमेंट को पे करेगा, तो कैसे करेगा? तो ये गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, जीएसटी पोर्टल, मतलब जो भी टैक्स पेयर है वो उस पर अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेगा, देन उसमें काम करेगा, यानी कि सेल परचेज की डिटेल देना, टैक्स की पेमेंट करना, या गवर्नमेंट कोई भी डिटेल्स मांगती है वो उसको प्रोवाइड करना। तो अब ये काम कैसा करता है, ये ऐसा काम करता है जैसा आपका पेटीएम, ठीक है। पेटीएम मतलब आप कहीं भी बैठे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसमें बोला है कि ये हमें भी पैसे देती है और हम इसको भी पैसे देते हैं। आप एक बेसिक बताऊंगा, कॉमन पोर्टल होता है, इस पर आप सेल की डिटेल्स अपलोड करेंगे, देन जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे समझा, ऑलरेडी पे कर चुका हूँ परचेज पर, तो जो आप पे कर चुके हैं उसकी डिटेल डालेंगे, और देन जो भी डिफरेंस आएगा, यानी कि आपकी सेल ज़्यादा है परचेज कम है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। और मैं अब इसको रिवर्स करता हूँ, देन आपकी परचेज ज़्यादा है और आपकी सेल कम है, यानी कि लाइबिलिटी आपकी कम बनती है, तो जो एक्स्ट्रा सेल है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ लेजर बना रखे, जो कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, इस टाइप से लेजर होंगे, तो आपका क्रेडिट लेजर में वो ऐड हो जाएगा, यानी कि जो भी आईटीसी का आएगा वो क्रेडिट लेजर में ऐड हो जाएगा, अगर आपका परचेज का बैलेंस बचता है तो, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हम इसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे, और वो भी जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगे। अभी हम इतनी मेहनत करते हैं आपकी नॉलेज के लिए, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।